सो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए लेके आ गए हैं फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 99। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा था तो कोई बात नहीं, एपिसोड आपको तब भी समझ में आएगा। फिर भी जरा पिछले एपिसोड का रिकैप कर लिया जाए। उस एपिसोड की शुरुआत होती है मार्केट से। ये कोई ऐसा वैसा मार्केट नहीं बल्कि ज्वाली रॉयल फैमिली का मेडिसिन मार्केट होता है। यहाँ पे एक से एक रेयर जड़ी बूटियां मिल सकती हैं। जब म्यूइंग और जियान मेडिसिन मार्केट के सेंटर पहुंचते हैं उन्हें म्यूफोंग एक बंदे के साथ कम्पीट करते हुए दिखाई देता है। ये दोनों बिडिंग कर रहे थे एक लिक्विड के लिए जो कि घोस्ट क्रीचर्स को भगाने के काम आता है। लेकिन बात ऐसी होती है कि म्यूफोंग के पैसे कम थे, इस वजह से वो दूसरा बंदा जीतता हुआ दिखाई दे रहा था। अच्छी बात है कि सही समय पे आके जियान उसे सपोर्ट करता है। तभी वो बंदा जिससे म्यूफोंग का कंपटीशन चल रहा था उसका ध्यान जाता है म्यूइंग के ऊपर। तुरंत ही जियान को उसकी तरफ से म्यूइंग के ऊपर कई प्रोबिंग अटैक सेंस होते हैं। वो अपनी स्पेशल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके इन सभी को हवा में कैच कर लेता है। इस बंदे की नजरों से जियान को अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। जब इस लिक्विड को खरीदने के बाद जियान का ग्रुप चला जाता है, हमें मालूम पड़ता है कि बंदा और कोई नहीं बल्कि ज्वालिंग रॉयल फैमिली का थर्ड प्रिंस था। इसका नाम था जुआन म्यू। फिर इसके भी जाने के बाद दिखाया जाता है फोर्थ प्रिंस जिसका नाम होता है शुआन शन। फाइनली सीन शिफ्ट हुआ था जियान की तरफ। तीनों लोग अपने इन में पहुंच के जुलाओ से मिलते हैं। फिर ये चले जाते हैं अपने अपने कमरे में। आखिरकार अगले दिन ही ऑक्शन शुरू होना होता है। यहाँ से शुरू होता है उस एपिसोड का दूसरा पार्ट जो कि बेस्ड होता है इस येलो कलर के पेपर के ऊपर जो कि जियान को मेडिसिन मार्केट में उस ब्लड मल्सरी ग्रुप के दुकानदार से मिला था। शुरुआत में जियान इस पीले रंग के कागज के ऊपर अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, फ्लेम पावर और कई चीजों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस चीज के राज नहीं खुलते। लेकिन जब वो यूज करता है अपनी मेंटल पावर को, तुरंत ही उसकी डिवाइन कोर इंस्क्रिप्शन और ये पेपर रिएक्ट करते हैं। ये येलो स्क्रोल और कुछ नहीं बल्कि एक इमोर्टल लेवल की फॉर्मेशन थी। इसका नाम होता है इमोर्टल सिल्क वाइन फॉर्मेशन। आप पूरी डिटेल्स को जानने के लिए देख सकते हो पिछले एपिसोड को। चलो हम यहाँ से अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। भले ही आसमान को चांद की चांदनी ने ढक लिया हो, लेकिन आज ज्वालिंग रॉयल फैमिली के पैलेस में कहीं भी शांति नहीं होती। हम लगातार सोल्जर्स को कुछ सामान लेके गुजरते हुए देखते हैं। आखिरकार ये कोई नॉर्मल सी रात नहीं होती बल्कि ये रात टेंशन और एंटिसिपेशन से भरी हुई थी। आज पूरी ज्वालिंग सिटी में पहरा बहुत ही कड़ा होता है। ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने अपनी गार्ड्स की संख्या को बढ़ा दिया था। ये ऑप्शन बस एक इवेंट नहीं होता बल्कि इस पे ज्वालिंग रॉयल फैमिली की रेपुटेशन निर्भर करती है। चाहे बात हो ट्रेजर्स को गार्ड करने की या फिर पावरफुल एक्सपर्ट्स को सही जगह पे प्लेस करना, कोई भी फेलियर अलाउड नहीं होता। इस सब को मैनेज करने में ज्वालिंग रॉयल फैमिली के मेंबर्स कोई कमी नहीं रख रहे थे। एक बड़े से कोर्टयार्ड में एक कमांडर की आवाज गूंजती है। वो कहता है आज हमारे आउटर डिफेंसेस सील्ड होने चाहिए। बिना हमारी जानकारी के एक मक्की का भी आना जाना ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। रॉयल पैलेस के एक चेम्बर यानी कि कमरे के अंदर हमें कैप्टिवेटिंग फिगर को लेटे हुए देखते हैं। भले इसका शरीर चाहे कितना भी आकर्षक लग रहा हो, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी वुमन नहीं होती। ये होती है ब्लड रोज। उसकी आंखों में से वो अथॉरिटी का ऑरा बाहर आ रहा था जो बताता है कि औरत काफी लंबे समय से हाई पोजीशन पे रही है। ब्लड रोज के चेहरे की स्माइल किसी को भी कैप्टिवेट कर सकती है, लेकिन समझदार लोग इस स्माइल के पीछे की डीप डार्कनेस को अच्छे से पहचान सकते हैं। वो एक सॉफ्ट आवाज में कहती है, क्या कल के रॉयल ऑक्शन की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है? भले इस आवाज में एक नरमी मौजूद हो, लेकिन ये सुनने वाले लोगों के लिए एकदम एब्सोल्यूट ऑर्डर होता है। इस बंदी के सामने जो गार्ड खड़ा था उसकी अपने सिर को उठाने की हिम्मत नहीं होती। वो कहता है रॉयल मिस्ट्रेस, हमारे रॉयल ऑक्शन हॉल को मार्शल लॉ के अंदर ला दिया गया है। टाइगर टूथ लीजन ने अपनी पहरेदारी डबल कर दी है और अब तक हमें कोई भी सस्पिशियस चीज नहीं मिली। इस चेम्बर के अंदर कुछ समय तक गूंजती रहती है वो टैप टैप की आवाजें जिन्हें ब्लड रोज की उंगलियां प्रोड्यूस कर रही थी। फिर वो कुछ समय के बाद बोलती है, और हमारे तीनों लीजेंस के बारे में क्या? ये सुन के वो सोल्जर अपने सलाइवा को गटकता है। ऐसा लगता है उसका मुंह सूख गया हो। वो कहता है टाइगर टूथ लीजन संभाल रहे हैं मार्शल लॉ को और वुल्फ ईगल लीजन सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर कर रहे हैं जिससे ऑक्शन के समय पे कोई परेशानी खड़ी न हो सके। वुल्फ ईगल लीजन के डेप्यूटी कमांडर फोर्थ प्रिंस के साथ वापस लौट चुके हैं। और जहाँ तक बात रही ड्रैगन लविंग लीजन की, ये कह के वो सोल्जर पॉज लेता है। इसके ऐसे रिएक्शन को देख के उस बंदी की आंखें नैरो हो जाती हैं। वो एक डेंजरसली स्वीट आवाज में कहती है, तो फिर उनके बारे में क्या? कांपते हुए वो सिपाही कहता है, लगता है एक मीटिंग के बाद वो सभी एक लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। ये सुन के ब्लड रोज की आंखें थोड़ी सी वाइट हो गई थी, लेकिन अभी उनमें एक पैनापन भी दिखाई देने लगता है। वो कहती है इंटरेस्टिंग। लगता है पीठ पीछे किंग्स वालिंग काफी ज्यादा बिजी रहा है। वो फाइनली अपनी उंगलियों को वेव करती है जैसे इस चेम्बर की हल्की रोशनी में भी कई चमकते हुए स्पार्कल्स दिखाई देते हैं। वो कहती है अब तुम जा सकते हो, अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म करो और जो रिवॉर्ड्स तुम्हें मिल रहे होंगे उनके बारे में तुमने कभी सोचा नहीं होगा। जैसे वो सोल्जर बाहर गया था उस ब्लड रोज का चेहरा तुरंत ही डार्क हो जाता है। उसके चेहरे का वो चार्म एकदम गायब हो जाता है। वो कहती है ज्वालिंग किंग की स्कीम्स कुछ
कुछ काम नहीं आने वाली। जैसे ऑक्शन के द्वारा सारी वेल्थ इकट्ठी होगी, समय हमारे लॉर्ड गोईशान के वापस लौटने का होगा। ऐसा लगता है इस ब्लड रोज की आवाज में एक अजीब ही सिनिस्टर ऑरा मिला हो। ये आवाज किसी की भी रोंगटे खड़ी कर सकती थी। तभी ज्वालिंग रॉयल पैलेस की एक जगह से बूम की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर ब्लड रोज की आंखें नैरो हो जाती हैं और एक स्माइल के साथ बोलती है तो गेम शुरू हो गया है। सीन कुछ देर के बाद का दिखाया गया था। मली ज्वालिंग सिटी में एक एरी साइलेंस फैला हुआ हो और हवा को चलने से पत्तियों के हिलने की आवाजें सुनी जा सकती हो, लेकिन ऐसे शांति से भरे माहौल के अंदर कई छिपी हुई परछाइयां मूव कर रही होती हैं। जिस इनके अंदर जियान का ग्रुप मौजूद होता है उसके बाहर कई लैंटर्न्स टंगे होते हैं। अभी म्यूइंग तो एकदम चैन की नींद ले रही थी। ऐसा लगता है वो किसी सपने में खो चुकी हो, लेकिन ये चीज जियान के लिए नहीं कही जा सकती थी। वो अभी उस इमोर्टल सिल्क वाइन फॉर्मेशन को रिफाइन कर रहा था। उसके हाथ जो कि बार बार हेडसीज को चेंज कर रहे होते हैं, इनमें से एक हल्की सी रोशनी बाहर आती है जो कि जियान की डिटर्मिनेशन से भरे चेहरे को दिखाने में हेल्प करती है। ये शांति बनी रहती कुछ और सेकंड्स तक, तब एक हल्का सा डिस्टर्बेंस इसे तोड़ देता है। अचानक से जियान की आंखें खुल के एक डायरेक्शन की तरफ नैरो हो जाती हैं। बिना किसी के नोटिस के एक शैडो इस घर के अंदर एंटर कर चुकी होती है। इसकी मूवमेंट्स एकदम फैलते हुए पानी जैसी होती है। भले ही ये ब्लैक फिगर काफी तेजी से मूव कर रहा हो, तभी इसके फुटस्टेप्स की आवाजें बिल्कुल सुनाई नहीं देती। हल्के से क्रिक की आवाज के साथ म्यूइंग के कमरे का दरवाजा खुलता है। वो ब्लैक फिगर जिसके हाथ में एक डैगर होता है, हम उसे म्यूइंग की तरफ आगे बढ़ते हुए देखते हैं। एक डैगर बेसिकली एक बड़ा सा चाकू होता है। वो डैगर हवा में उड़ के नेक्स्ट ही मोमेंट में म्यूइंग के गले की तरफ आगे बढ़ गया था। लेकिन तभी एक बूम की आवाज के साथ हम इस कमरे के अंदर एक एनर्जी ब्लास्ट को देखते हैं। इस अटैक का निशाना था वो ब्लैक फिगर। वो शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ पीछे घिसटता हुआ चला जाता है। फाइनली इस कमरे में सुनाई देती है एक जानी पहचानी आवाज। वो आवाज कहती हुआंग डिवाइन एंगर। स्पिरिचुअल अटैक को करने वाला फोर्स जियान था। अभी म्यूइंग के गेट पे अपीयर हो चुका होता है। उसकी बॉडी से बाहर आने वाले ब्लेजिंग ऑरे की वजह से उस घुसपैठिए की टांगे कांपने लगती हैं। वो बंदा अपने आप को संभाल भी नहीं पाया था। तभी जियान का सोनिक स्पिरिचुअल वेव अटैक उसकी बॉडी में जाके टकरा जाता है। हम उसे पफ की आवाज के साथ फिर से पीछे घसटते हुए देखते हैं। इस बंदे को स्टंट होते हुए देख जियान उसका फायदा उठाता है। वो तुरंत ही म्यूइंग को पकड़ के फिर से कमरे के दरवाजे की तरफ आ गया था। इस कमरे में वैसे भी ज्यादा फर्नीचर नहीं होता। एक बेड के अलावा एक टेबल और 2 चेयर्स मौजूद होती हैं जो कि समय चकनाचूर हो चुकी थी। जब वो खुद म्यूइंग के ऊपर सरप्राइज अटैक करने आया था और उल्टा उसे कोई और सरप्राइज दे देता है। ये फीलिंग उस बंदे के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। वो तुरंत ही अपने आप को रिकवर करके जियान से एक गुस्से से भरी आवाज में कहता है, लड़के तू यहाँ पे कैसे आया? खुद अपनी 7 स्टार दूधी की पावर के साथ जिस तरीके से वो जियान को भी रोक नहीं पाता, जो कि एक 4 स्टार दूधी के पीक एक्सपर्ट है। ये चीज उसके लिए काफी ह्यूमिलेटिंग थी। भले ही जियान भी इस ब्लैक क्लोथ मैन के ऑरे को सेंस कर पा रहा हो, तब भी उसके एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। वही काम आवाज के साथ बोलता है, अगर तुम चाहते हो कि लोगों को इसके बारे में पता न चले तो फिर ऐसे काम करते क्यों हो? ये सुन के उस बंदे की आंखें और भी डार्क हो जाती हैं। वो कहता है, सिर्फ एक 4 स्टार दूधी की मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हो गई? लगता है लड़के तो ये मौत का बिल्कुल भय नहीं है। एक हम्प के साथ वो अपनी हथेली को आगे बढ़ाता है। तुरंत ही पिच ब्लैक दूधी की जहरीले सांपों की तरह उसके हाथ को ढकने लगती है। जैसे स्ट्रेंज एनर्जी अपीयर हुई थी, इस कमरे में अजीब सी ठंडक फैलने लगती है। अटैक का नाम था घोस्ट हैंड। हवा में एक बड़ा सा पंजा बन जाता है जो कि जियान की तरफ आगे बढ़ गया था। जियान जो कि इस अटैक को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए देख रहा था, उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज नहीं होता है। इस अटैक से बाहर आने वाली टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस डेफिनेटली एक 7 स्टार दूधी एक्सपर्ट की है। तब भी जो चीज जियान की ध्यान को खींचती है वो इस बंदे की पावर में मिला हुआ एक अजीब सा ऑरा होता है। जियान अब तक इस ऑरे से कई बार मिल चुका था क्योंकि ये होता है घोस्ट वर्ल्ड का ऑरा। इसके बारे में सोच के जियान की भौं से उड़ गई थी, लेकिन पर्याप्त समय न होने की वजह से जियान तेज आवाज में कहते हैं, मास्टर क्या आप अभी इस तमाशे को देखते ही रहोगे या फिर आपका एक्शन लेने का भी इरादा है? तुरंत इस कमरे के अंदर किसी के हंसने की आवाज गूंजती है और इस आवाज के साथ वो फुल 7 स्टार दूधी वाला अटैक बिल्कुल हवा में ही जम जाता है। वो आवाज कहती है, इतनी कम उम्र होने के बाद भी तुम्हारा परसेप्शन काफी ज्यादा शार्प है। तभी मैं कहूँ कि तुम इतनी जल्दी फर्स्ट ग्रेड एम्पायर एल्केमिस्ट के पीक पे कैसे पहुंच गए हो? फोर्स ये आवाज एल्डर जू की होती है जो कि इस कमरे के अंदर मेटेरियलाइज होते हैं। भले उनकी हाव काफी रिलैक्स्ड हो, लेकिन जैसे ही वो बंदा एल्डर जू को देखता है उसके चेहरे का गुस्सा तुरंत ही हॉरर में बदल जाता है। उसके मुंह से बस एक शब्द बाहर आया था, वो कहते दो शियान। एल्डर जू का रिलैक्स्ड मैनर अपने अंदर एक टेरिफाइंग पावर को छिपाए हुए होता है। उनकी प्रेजेंस के सामने उस ब्लैक रोड मैन की अभी रूह कांप रही थी। एल्डर जू एक कैजुअल आवाज में बोलते हैं, क्योंकि तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो क्यों ना तुम यहीं पे रुक जाओ। फिर उनकी हथेली में से एक सिल्वर दुई बाहर आती है। ये अपने आप को एक बैरियर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है जिसने उस ब्लैक रोड मैन को फंसा लिया था। अपने आप को कैद होते हुए फील करके वो बंदा अपने फुल ऑरे को रिलीज करता है। अब उसका छिपने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन तब भी उस बैरियर का कुछ नहीं बिगड़ता। फाइनली बैरियर के अंदर से डेस्परेट
लेट आवाज बाहर आती है। वो कहता है डैम इट। फाइनली एल्डर जू का एक्सप्रेशन भी कोल्ड हो जाता है। वो अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं तुम्हें किसने भेजा। ये सुन के वो बंदा कहता है अगर तुम मुझे मारने वाले हो तो फिर इतने सवाल पूछने का क्या मतलब है। वो भली भी जिद्दी बनने की कोशिश कर रहा हो लेकिन वो अपनी आंखों से डर को छिपा नहीं पाता। इस ऐसे स्ट्रगल करते हुए देख एल्डर जू स्माइल करते हैं लेकिन ये स्माइल काफी ज्यादा कोल्ड थी। वो कहते हैं अगर तुम मुझे नहीं बताते हो तब भी मैं इसे आसानी से गैस कर सकता हूँ। तुम ज्वालिंग रॉयल फैमिली से आए हो। ये सुन के ब्लैक रोडमैन हेजिटेट करता है। वो कहता है इससे तुम्हें क्या मतलब है। ये सुन के जुलाओ अपने सिर को हिलाते हैं। वो एक चिलिंग किलिंग इंटेंट से भरी आवाज में कहते हैं क्योंकि तुम्हारी ज्वालिंग रॉयल फैमिली ने मेरे डिसेबल के खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश करी है तो चलो मैं तुम्हारे रूप में उन्हें बताता हूँ कि बर्निंग एसेंस पवेलियन के खिलाफ स्कीम करने का आखिर परिणाम क्या होता है। धीरे धीरे वो बैरियर जिसने उस व्यक्ति को कैद करके रखा था वो अपने आप ही कमजोर होने लगता है। इस मौके का फायदा उठा के बैंक की आवाज के साथ वो ब्लैक रोडमैन अपने ऑरे को पीक पे ले जाता है। वो यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था। फिर कुछ क्रैकिंग साउंड सुनाई देती है। फाइनली क्रैश की आवाज के साथ ये बैरियर पूरी तरह से टूट जाता है और वो व्यक्ति अपनी पूरी दुर्गी का इस्तेमाल करके इस कमरे से भागने लगा था। ये देख के जियान सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है टीचर क्या हमें इस तरीके से जानने दे रहे हैं। ये सुन के एल्डर जू स्माइल करते हैं। वो अपने सिर को हिला के बोलते हैं एस्केप ये हमसे कैसे भाग सकता है। बस हमें कभी कभी छोटी चीजों को सेक्रीफाइस करके बड़ी मछली को पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पलक झपकते जुलाव का फिगर इस सीन की छत पे अपीयर हो जाता है। ऐसी स्पीड ने जियान को भी सरप्राइज कर दिया था। जुलाव की नजरें होती है उस फिगर के ऊपर जो कि इस समय परछाई में मिलके अपने आप को सेफ समझ रहा होता है। जुलाव कहते हैं तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। अब जब वो अपनी हथेली को ऊपर करते हैं तो उनके हाथ के ऊपर की दुई की सिल्वर ही नहीं होती बल्कि ये होती है ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जी जो कि लाइफ और डेथ के ऑरे को कैरी कर रही थी। जब जुलाव इन एनर्जी फ्लक्चुएशंस को म्यूइंग और जियान सेंस करते हैं दोनों के चेहरों पे शॉक फ्लैश होता है। जियान कहते हैं ये पावर ये हाफ इमोर्टल की पावर है। जुलाव की बॉडी से बाहर आ रही इस ऑप्रेसिव ऑरे की वजह से अभी जियान की भी रूह कांपने लगी थी। जुलाव के एक इशारे के साथ वो ब्लैक एंड व्हाइट दिखी स्पेस को चीरते हुए उस बंदे के पीछे अपीयर होती है। फिर सुनाई देती एक बूम की आवाज। जमीन पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन गया था और इसके बीचा बीच में पड़ा होता है एक बेजान शरीर जिसके कई बॉडी पार्ट्स गायब थे। अपनी स्लीव्स को हल्के से झाड़ते हुए जुलाव कहते हैं लगता है मैं इस बार थोड़ा हार्श था मुझे अपनी पावर को कंट्रोल करना होगा। फिर इनकी नजर जाती है ज्वालिंग रॉयल फैमिली के पैलेस की तरफ। वो कहते हैं लेकिन मैसेज अब चला गया होगा। अब ज्वालिंग रॉयल फैमिली में डिसेबल को टारगेट करने से पहले कई बार सोचेगी। ज्वालिंग रॉयल पैलेस के एक जगह पे थर्ड प्रिंस जुआन में एक एंशिएंट बुक को पढ़ रहा होता है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम काम एंड कंपोज्ड है लेकिन अचानक से उसके कमरे में कहीं से क्रैक की आवाज आती है। ये आवाज आई थी एक जेड पीस में से। फिर एक तेज बैंग की आवाज के साथ वो पूरी तरह से बिखर जाती है। इस लाइफ रेट के टूटने का मतलब एक ही होता है और इसने जॉनमू के चेहरे के एक्सप्रेशन को डार्क कर दिया था। वो कहता है तो उसकी जान चली गई। एक 7 स्टार दोदी पावर हाउस का लॉस ये जॉनमू के लिए काफी बड़ी बात थी। जॉनमू कहता है डैम इट यू की स्ट्रेंथ क्लियरली 7 स्टार दोदी लेवल पे थी तो फिर उसका मरना कैसे पॉसिबल हो सकता है। उस लड़की की स्ट्रेंथ बस 5 स्टार दोदी के मिड स्टेज पे थी। फाइनली जॉनमू साय करता है। वो ब्लैक रोडमैन जिसे जुलाओ ने खत्म किया है उसका नाम येगुए था और उसे नाइट घोस्ट के नाम से जाना जाता था। इसने जॉनमू यानी कि थर्ड प्रिंस के लिए कई शेडी टास्क करे होते हैं। इस वजह से ऐसे एक्सपर्ट को खोना ये ज्वालिंग रॉयल फैमिली के थर्ड प्रिंस के लिए अपने हाथ या पैर को खोने जैसा होता है। कुछ देर बाद अपने आप को शांत करके जॉनमू अपनी विंडो की तरफ जाता है। उसे बाहर कई फिगर्स दिखाई दिए थे। उसे सुनाई देती है किसी बंदे की आवाज। वो कहता है ये कौन था। तब एक भारी भरकम सी आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती है ओ ये ओल्ड जूजिन है। ये आवाज एक हट्टी कट्टी व्यक्ति से आ रही थी। ये एंशिएंट डेसोलेट हॉल का एल्डर होता है और इसका नाम था आराकावा। इसकी स्ट्रेंथ 7 स्टार दोदी के पीक पे होती है। एंशिएंट डेसोलेट पावर अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे रिलाई करता था। उनकी फाइटिंग स्किल्स और सेक्स की तरह दुखी वेस्ट नहीं होते। ऑफ कोर्स बड़ी फिजिकल स्ट्रेंथ उनकी स्पेशलिटी हो लेकिन कोई उन्हें हल्के में नहीं ले सकता था। तभी स्पेस रिपल होता है एल्डर जू का फिगर अपीयर हुआ था। वो आराकावा की तरफ देख के बोलते हैं आराकावा अनएक्सपेक्टेडली तुम भी यहाँ पे मौजूद हो। अभी जुलाओ को देख रही आराकावा की आंखों में एक ईर्ष्या साफ तौर पर दिखाई देती है। वो कहते हैं मैंने सोचा नहीं था कि इन दोषियान के थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाओगे। लगता है तुमने हम सभी को पीछे छोड़ दिया है। आराकावा की स्ट्रेंथ 8 स्टार या फिर 9 स्टार दोदी पे इसलिए नहीं होती है क्योंकि एंशिएंट डेसोलेट हॉल के एक्सपर्ट्स को अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। ये होता है उनकी ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस की वजह से। वो आराकावा पूछता है वीवो ब्लास्ट की आवाज कैसी थी। ये सुन के एल्डर जू का चेहरा काम रहता है। वो कैजुअली अपने हाथ को वेव करके बोलते हैं कुछ नहीं बस मैंने एक बिन बनाती हुई मच्छर को खत्म कर दिया। ये सुन के आराकावा हंसने लगता है। वो कहता है ही लगता है वो मच्छर मरना डिजर्व करता था। उन दोनों के बीच में इससे पहले बात और भी आगे बढ़ पाती।
आसमान में किसी और की आवाज फैलती है। ये था किंग ज्वालिंग। उस गड्ढे में पड़े हुए उस बेजान शरीर को देख के किंग ज्वालिंग कहता है यहाँ पे क्या हो रहा है। भले इस बंदे की शरीर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी हो, तभी किंग ज्वालिंग उसे पहचान लेता है। वो अपनी आंखें नैरो करके बोलता है ये ज्वालम्यू का बॉडी गार्ड है। किंग ज्वालिंग को देखने के बाद भी एल्डर जू के हावभाव सेम ही रहते हैं। वो कहता है इस व्यक्ति ने मेरे बर्निंग एसेंस फैमिली के डिसाइबल को हार्म करने की कोशिश करी। अच्छी बात है कि मैंने मामले को पहले ही संभाल लिया। ये सुन के किंग ज्वालिंग की आंखें फ्लेकर होने लगी थी। वो कहता है ये काफी अच्छी स्टोरी है। ऐसा लगता है उसके शब्दों में एक अंडरलाइन टोन छुपी हो। किंग ज्वालिंग जिसे स्कीमिंग काफी ज्यादा पसंद थी, वो मामले को तुरंत समझ जाता है। अभी तक जियान और मियुइंग का फिगर भी एल्डर जू के पीछे अपीयर हो चुका होता है। जियान पूछता है टीचर क्या सब कुछ ठीक है। जूलाओ कहते हैं तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, जाओ तुम दोनों आराम करो। जियान और मियुइंग तुरंत ही नोट करके इस सीन को छोड़ के चले जाते हैं। जियान और मियुइंग के जाते हुए फिगर को देख के एल्डर जू मनी मन में कहते हैं मियुइंग के बारे में कुछ अजीब है, मैं उसके आर पार बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूँ। दूसरी तरफ किंग ज्वालिंग उस पेट में पड़े हुए फिगर को लेके यहाँ से गायब हो जाता है। वो लौट आया था अपने पैलेस में और फाइनली वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल खो देता है। वो एक खंबे में अपनी फिस्ट को मारते हुए बोलता है डैम इट। और फिर उस जूजिन ने हाफ इमोर्टल लेवल पे ब्रेक थ्रू कैसे किया। पिछले अटैक की फ्लक्चुएशंस एक अलग ही स्तर की पावर को कैरी कर रही थी। किंग ज्वालिंग को तुरंत ही एहसास हो जाता है कि अभी जूलाओ की स्ट्रेंथ हो चुकी है हाफ इमोर्टल की। वो कहता है लगता है सोलोमन के लोगों की किस्मत काफी खराब है, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात भी है। सोलोमन सेक्ट की स्ट्रेंथ जितनी कम होगी हम उनके ऊपर उतना ही कंट्रोल बना पाएंगे। कुछ 100 सालों पहले एक पीक दो दी और 2 8 स्टार एम्पर्स मिलके जूलाओ को इंजर्ड करने की स्ट्रेंथ रखते थे, लेकिन आज अगर उन्हें डबल भी कर दिया जाता है तभी वो जूजिन के मैच नहीं होंगे। अपने कमरे में आगे पीछे जाते हुए किंग ज्वालिंग कहता है स्टेज सेट हो चुकी है, हमें एडवांटेज अपने पास रखना होगा। तभी इस कमरे का दरवाजा खुलता है, हमें थर्ड प्रिंस ज्वानमू की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है फादर क्या आपने मुझे बुलाया। अपने बेटे को आगे आने का इशारा करते हुए किंग ज्वालिंग एक कोल्ड आवाज में कहता है ज्वानमू आज जो भी हुआ मुझे उसके बारे में क्लियरली बताओ। ये सुनकर ज्वानमू के चेहरे पे हेजिटेशन फ्लैश होता है, लेकिन अपने पिता के स्वभाव को जानते हुए वो ज्यादा उन्हें वेट नहीं कराता है। ज्वानमू कहता है आज मार्केट में मेरा सामना बर्निंग एसेंस पवेलियन की एक फीमेल डिसाइपल से हुआ। उसका ऑरा मुझे फैमिलियर लग रहा था, इस वजह से मैंने उसकी तहकीकात करने की सोची। मुझे लग रहा था कि वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। किंग ज्वालिंग अपनी बॉय उठा के बोलते आगे बोलो। वो कहता है मुझे लगता है उसका कनेक्शन सोल क्लैन से है, इस वजह से मैंने उसे कैप्चर करने की सोची, लेकिन मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अब ऐसा हो जाएगा। इसके आगे ज्वानमू को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले। लगता है उसने सिचुएशन की गहराई को समझ नहीं पाया था। अब उसके बॉडीगार्ड नाइट गोल्स को खत्म कर दिया गया है और उसका प्लान बैकफायर कर चुका है। किंग ज्वालिंग कहता है क्या तुम जानते हो कि आज तुम कितनी बड़ी परेशानी में फंस गए थे। ये सुनकर ज्वानमू अपने सिर को हिलाता है। वो कहता है तुमने जूजिन के डिसाइपल्स को टारगेट किया और जूजिन की स्ट्रेंथ हाफ इमोर्टल लेवल पहुंच चुकी है। किंग ज्वालिंग के शब्दों को सुन के ज्वानमू एकदम शॉक हो जाता है। वो कहता है हाफ इमोर्टल फादर हम बर्निंग एसेंस पवेलियन को इस तरीके से ग्रो नहीं होने दे सकते। ये सुनकर किंग ज्वालिंग की आंखें भी फ्लिकर होती हैं। वो कहता है चिंता मत करो, काफी जल्दी उनका भी समय आएगा और तब मेरे पास जूजिन को भी संभालने की तरकीब है। पूरी बात को समझ के ज्वानमू नोट करता है भले सिचुएशन क्रिटिकल हो, लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मौका भी मौजूद है। ज्वानमू कहता है मुझे लगता है फादर हमें अपने डिकैपिटेशन प्लान को और भी तेजी से आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं हमारे दुश्मन और भी पावर और मोमेंटम को हासिल कर लेंगे। किंग ज्वालिंग नोट करके कोल्ड आवाज में कहता है हाँ एक बार मैं डेजर्ट से वापस आता हूँ हम तुरंत ही एक्शन लेंगे। ज्वानमू जो कि अपने पिता की आंखों में अपने आप को प्रूव करने के लिए तैयार होता है। वो कहता है फादर मैं समझ गया। अभी किंग ज्वालिंग के चेहरे की स्माइल चली गई होती है। वो भविष्य के बारे में सोच के बोलता है हमें बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ना होगा, सोल क्लैन की नजरें हमारे ऊपर है। ज्वानमू बाव करके बोलता है मैं जरूरी तैयारियों को करता हूँ, हम केयरफुली आगे बढ़ेंगे। किंग ज्वालिंग अपने हाथ को वेव करता है जिससे ज्वानमू वापस लौट जाता है। अभी किंग ज्वालिंग जो कि आसमान की तरफ देख रहा था उसकी आंखें नैरो हो गई थी। वो खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है ज्वानमू मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। अभी किंग ज्वालिंग के दिमाग में बहुत सारे फ्यूचर प्लान्स चल रहे होते हैं। वो कहता है जैसे मैं एक बार दोशान क्लास में ब्रेक थ्रू करता हूँ हमें सोलोमन सेक्ट के साथ अलायंस में रहने की कोई जरूरत नहीं होगी, और अगर तब सोलोमन सेक्ट हमारे अंडर आने को रिफ्यूज करता है तो फिर उन्हें मरना होगा। ये कह के किंग ज्वालिंग एक चेयर में बैठ जाता है। वो कुर्सी के हैंडरेस्ट को टैप टैप करते हुए बोलता है लगता है मुझे सोल क्लैन को कांटेक्ट करना होगा, अब बड़े प्लान्स पे काम करने का समय आ गया है। अपने ब्राइट फ्यूचर जहाँ पे उसके पास पावर और कंट्रोल दोनों ही होंगे उसके बारे में सोच के किंग ज्वालिंग अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाता। उसकी सिनेस्टर हंसी की आवाज इस हॉल में गूंजती है। ये एंटिसिपेशन से भरी रात काफी लंबी होती है। सूर्य की पहली किरणें शुरुआत करती हैं अगले दिन का। जैसे ज्वालिंग सिटी की गलियों में सूर्य की रोशनी फैलती है हम पूरे मार्केट को चकाचक भरते हुए देखते हैं।
आज का दिन कोई आम दिन नहीं था, बल्कि आज के दिन होता है ज्वालिन रॉयल फैमिली का ग्रैंड ऑक्शन। ये इवेंट बस 10 सालों में एक ही बार होता था। इस इवेंट को अपने एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स के लिए जाना जाता था। इस ऑक्शन को रेपुटेशन के हिसाब से 5 स्तर में बांटा गया था। ये होते हैं इमोर्टल, हेवन, अर्थ, जुआन, हुआंग। इमोर्टल लेवल के हाउस में मौजूद होते हैं वो लोग जो कि कई पावरफुल फोर्सेस में हाई स्टेटस को रखते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा रेयर ट्रेजर्स की नीलामी होती थी। इसके नीचे होता है हेवन लेवल, जो कि सारे रीजन के पावरफुल लोगों को आकर्षित करता है। भले इसके आइटम्स इमोर्टल लेवल जितने रेयर ना हो, लेकिन ये काफी ज्यादा हाई क्वालिटी को ऑफर कर देते हैं। वहीं पे अर्थ लेवल होता है मर्सनरीज के लिए। इसमें हीलिंग आर्टिफैक्ट्स और कई मेडिसिन होती है। जहाँ तक बात रही जुआन और हुआंग लेवल के ऑप्शन की, इसे नॉर्मल पब्लिक के लिए पॉसिबल किया जाता था। जियान धीरे से अपने कमरे से बाहर आके म्यूइंग के कमरे की तरफ आगे बढ़ता है। कल के इवेंट के बाद जियान को ऐसा लगता था जैसे म्यूइंग अपने अंदर एक बड़े से राज को रख रही है। लेकिन वो उसके बारे में काफी ज्यादा क्यूरियस था, लेकिन ये म्यूइंग का पर्सनल मैटर होता है। दरवाजे में हल्की सी नॉक के साथ उस कमरे से एक ब्यूटीफुल सी फिगर बाहर आई थी। आज म्यूइंग ने सच में एक स्टनिंग आउटफिट पहना होता है। उसके बालों में लगी होती है कई हेयर पिन्स। ऐसा लगता है जैसे म्यूइंग चमक रही हो। म्यूइंग के ऐसे अपीयरेंस को देख के जियान भी सरप्राइज हो जाता है। वो अपने आप को ये कहने से रोक नहीं पाता कि तुम आज बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। ये सुन के म्यूइंग हल्की सी स्माइल पास करती है। काफी लिक बड़ी से कोट ने उसके खुले कंधों को ढक लिया होता है। वो कहती है चलो चला जाए। फर्स्ट फ्लोर पे म्यूइंग और जियान का एल्डरजू और म्यूफंग वेट कर रहे थे। जैसे ही वो दोनों को देखते हैं, चारों लोग ओशन हाउस की तरफ निकल जाते हैं। जब वो निकलते हैं ज्वालिंग सिटी की गलियों से, म्यूफंग का चेहरा शौक से भर गया होता है। वो कहता है ये सब रियल है, अगर यहाँ पे इतने सारे लोग कैसे हो सकते हैं। एल्डरजू हल्की सी स्माइल के साथ बोलते हैं ये तो बस शुरुआत है। ज्वालिंग रॉयल फैमिली का ऑक्शन 10 सालों में एक बार होता है। इस वजह से ऐसी भीड़ का यहाँ पे खिंच के आना ये कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है। जियान नोट करके आगे चलने लगा था। उसकी नजरें जाती है कई गार्ड्स के ऊपर जिन्होंने भारी भारी चमकते हुए आर्मर्स पहन के रखे होते हैं। जियान कहते हैं इन सभी गार्ड्स की स्ट्रेंथ कम से कम 5 स्टार दो की है। एल्डरजू कहते हाँ, मैंने भी सोचा नहीं था कि इस बार ज्वालिंग रॉयल फैमिली अपने होयर लीजन को भी डिस्पैच करेगी। लगता है इस बार के ऑक्शन में काफी बड़ी चीज होने वाली है। अब म्यूफंग तो वैसे भी काफी जिज्ञासु होता है। वो तुरंत ही पूछता है एल्डर आखिर इस बार ऑक्शन क्या होने वाला है। जुलाओ अपने सिर को हिलाते हैं। वो कहते हैं मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर रॉयल फैमिली होयर लीजन को भी डिस्पैच कर रही है तो ये चीज सिग्निफिकेंट होगी। वो जानबूझ के इसकी हाइप बनाने के लिए उस आइटम की खबरें फैलने से रोक रहे हैं। जब जान का ग्रुप ऑक्शन वेन्यू के पास पहुंचता है, एल्डरजू को छोड़ के तीनों की आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती हैं। इनके सामने होती एक बड़ी सी बिल्डिंग। ऐसा लगता है इस बिल्डिंग से पूरी सिटी दिखाई देगी। इसने काफी बड़ा एरिया घेर रखा होता है। बिना किसी डाउट के जियान, म्यूइंग और म्यूफंग ने ऐसे ग्रैंड ऑक्शन हाउस को कभी नहीं देखा है। तीनों के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख के एल्डरजू कहते हैं ये तो बस आउटर स्ट्रक्चर है, अंदर क्या होने वाला है इसके बारे में तुम बस इमेजिन नहीं कर सकते हो। जैसे जैसे वो इस बिल्डिंग के करीब जाते हैं, जियान को याद आती है वो लड़की जिसने अपनी कमर में जेट पेंडेंट को पहन के रखा था। उस पेंडेंट के ऊपर लिखा होता है टूजिया। क्या ये ऑक्शन हाउस उनसे कनेक्टेड है? टूजिया फैमिली ज्वालिंग रॉयल फैमिली में भी काफी इन्फ्लुएंस रखती थी और जियान फालतू में उनसे उलझना नहीं चाहता था। सीन दूसरी जगह का दिखाया जाता है जहाँ पे टोलिंग खड़ी हुई थी। वो अपने सामने खड़े ओल्ड मैन से कहती है टीचर। उसका टीचर जो कि और किसी चीज में खोया हुआ था, वो कहता है उस एल्केमिस्ट ने जिन जिन चीजों की रिक्वेस्ट करी थी, जब तुम्हारी उससे मुलाकात हो तुम उन्हें हैंड ओवर कर सकती हो। जियान के द्वारा करी गई बेइज्जती की वजह से टोलिंग अभी भी अपसेट होती है। वो कहती है जियान तुमने सच में मेरे लिए परेशानी खड़ी कर दी है और तुम्हें उसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। फिर एक हाफ करते हुए वो अपने टीचर से लेती है उस रिंग को। उसके टीचर कहते हैं बाय द वे उस लड़के का नाम है जियान और वो फंक्शन पवेलियन से आता है। वो लड़की टोलिंग कहती है जियान। फिर अपने दिमाग में इविल स्कीम्स को लेके वो सीधा ऑक्शन हाउस की तरफ चली जाती है। सीन लौटाता वापस जुलाओ की तरफ। वो कहते हैं चलो ऑक्शन हाउस में एंटर किया जाए। इस समय जियान का ग्रुप खड़ा होता है उस माउंटेन के फुट के पास जहाँ पे इमोर्टल ग्रेड का ऑक्शन हाउस मौजूद था। वो ऑक्शन हाउस इस बड़े से पहाड़ की चोटी पे होता है। वहाँ तक पहुँचने के लिए इन सभी को पहाड़ की चढ़ाई करनी होगी, लेकिन क्योंकि ज्वालिंग रॉयल फैमिली को पता था कि इस ऑक्शन को अटेंड करने वाले सारे इन्फ्लुएंशियल फिगर होने वाले हैं, इस वजह से इस एरिया में उड़ना अलाउ कर दिया गया होता है। एज अ रिजल्ट जियान का ग्रुप सीधा इस माउंटेन की पीक की तरफ उड़ जाता है। कुछ पलों के बाद वो आ गए थे इमोर्टल ग्रेड के ऑक्शन हाउस के सामने। ये ऑक्शन हाउस बहुत ही ह्यूज होता है। बस बात ऐसी थी कि इसका बस गेट दिखाई दे रहा था। इस पूरे ऑक्शन हाउस को बड़ी बड़ी चट्टानों ढक रखा होता है। एक लाल रंग का कारपेट उस दरवाजे के सामने से रोल हुआ होता है। ये ऑक्शन हाउस को एक अलग ही एलिगेंस दे रहा होता है। जो फिगर्स उस ऑक्शन हाउस के अंदर जा रहे होते हैं उनका स्वागत करने के लिए गेट के पास कुछ ब्यूटीफुल सी फिगर्स खड़ी होती हैं। जियान सरप्राइज होता है इन सभी औरतों के औरों की वजह से।
क्योंकि ये सभी एक नेचुरल चार्म को एमिट कर रही थी। ऐसा लगता है इनकी हर एक मूवमेंट को इस तरीके से ढाला गया है जिससे वो और भी ज्यादा अल्योरिंग लग सके। जब जियान का ग्रुप दरवाजे के पास पहुंचा था, इनके आगे और कोई होता है। इस बंदे ने अपने आप को आर्मर से ढक रखा होता है। दरवाजे के पास खड़ी एक लड़की कहती है, यंग मास्टर सन, आप काफी जल्दी आ गए हो। ये सुन के उस बंदे की नजर एक बार जाती है उस लड़की के ऊपर। हेलमेट के अंदर उन आंखों में जो लुक दिखाई दे रहा था वो एक ही बार में इसके विचारों को व्यक्त कर देता है। उसके लिए अच्छी बात ये थी कि काफी जल्दी अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। वो जानता था कि सभी लड़कियां सेल के लिए नहीं है, और क्योंकि वो जॉन सेंटिन का एक इन्फ्लुएंशियल फिगर है, ऐसी चीजें उसकी रेपुटेशन को खराब कर देंगी। जन इस फिगर को देख के बोलता है, इसकी स्ट्रेंथ एक्चुअली में 5 स्टार दूधी के मिड से भी पहुंच चुकी है। जियान कुछ चीजों को पहले ही समझ चुका था, जिनमें से एक होती है ज्वालिंग सिटी के अंदर की 2 फोर्सेस, ये टूजिया और सन फैमिली होती है। टूजिया ज्वालिंग सिटी के सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को करता था और सन क्लैन का काम होता है डिफेंस का। हालांकि दोनों ही फैमिलीज काफी सिग्निफिकेंट होती है, तभी टूजिया क्लैन की उन बारीक भरकम दीवारों को बनाने की वजह से उन्हें हीरोज की उपाधि दी जाती थी। वो टेंडी एक स्माइल के साथ बोलती है, मास्टर सन अंदर, मास्टर सन आपका इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि आपको जल्दी अंदर जाने के लिए कहा जाए। सन गोंजी नोड करके अपने पीछे खड़े ग्रुप को देखता है। तभी उसकी नजरें गई थी म्यूइंग के ऊपर। ऐसा लगता है म्यूइंग के शरीर में सन गोंजी की आंखें एकदम चिपक गई हो। भले सन गोंजी ने अपनी लाइफ में कई लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद करी हो, तभी म्यूइंग के इनोसेंट चार्म के सामने अपने आप को खोया हुआ पाता है। इस बंदे की गहरी नजरों को सेंस करके म्यूइंग कई बार सूखे तरीके से खांसती है। जियान ने भी इस बंदे की नजरों को नोटिस किया था, लेकिन वो अपने आप को काम रखता है। आखिरकार ये एक इमोर्टल लेवल का ऑक्शन हाउस है। यहाँ पे आने वाला हर एक फिगर कहीं न कहीं हाई स्टेटस को रखने वाला है। सन गोंजी मनी मन में कहता है, आई वंडर इस यंग लेडी के पास ऐसी क्या स्पेशल पावर्स हैं जो मुझे भी आकर्षित कर रही हैं। सन गोंजी इस बात को पूछता है उस लड़की से जो कि उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई थी। ये सुन के वो लड़की हेजिटेट करती है। वो मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू बोलती है, इन सभी चीजों के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती है। जब सन गोंजी जो कि सन फैमिली का एक मेंबर होता है, ये लड़की उसके सवाल का जवाब नहीं देती, वो एकदम गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट ही मोमेंट में उसका हाथ ऊपर उठ गया था। उसका अटैक जो कि मिड से 5 स्टार दूधी की पावर को रखता था, वो इस लड़की के लिए डेवास्टेटिंग होता। अच्छी बात है कि इससे पहले उसकी हथेली उस लड़की को छू पाती, कहीं से एक हम्प की आवाज आई थी। तुरंत एक फिगर सन गोंजी के अटैक को रोकती है। जब वो गाइड देखती है कि उसकी जान बचा ली गई है, वो तुरंत ही बाव करके बोलती, मिस टूलिंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस नए मेहमान को आते हुए देख सन गोंजी कोल्ड स्नॉट करता है। वो कहता है, टूलिंग उन मैटर्स में तो अपनी टांग मत अड़ाओ जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, वरना। ये सुन के टूलिंग की आंखें नैरो हो गई थी। वो कहते ये वरना क्या। सन गोंजी भी जानता था कि इस लड़की से उलझना ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। वो एक कोल्ड स्नॉट करते हुए बोलता है, हम्प, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। ये कह के वो ऑक्शन हाउस के अंदर एंटर कर जाता है। अभी टूलिंग की नजरें पहुंच गई होती है जियान के ऊपर। उसकी तरफ आगे बढ़ के बोलती, जियान ये वही कीमत है जिसे तुमने डिमांड किया था। वो जियान को एक लो लेवल की स्टोर रिंग को देते हुए बोलती है, इसे तुम एक्सेप्ट कर लो, वहाँ पे मेरी गलती थी। और हेजिटेट करने के बाद जियान इसे एक्सेप्ट कर लेता है। वो जानता था कि इस रिंग के अंदर काफी वैल्यूएबल आइटम्स मौजूद हैं, लेकिन ये भले उसके लिए वैल्यूएबल हो तो फैमिली के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। जियान हाथ कप करके बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे स्वीकार करना चाहूंगा। जियान के बिहेवियर को देख के टूलिंग का जियान के ऊपर इंप्रेशन अच्छा हो जाता है। वो कहती है, तुम बाकियों जैसे नहीं हो। धीरे धीरे वो भी जियान के बगल में चलने लगी थी और एक हल्की आवाज में कहती है, वो व्यक्ति वो सन फैमिली का सन शियांग था। भले इसकी एज अपनी 20s में हो, तभी उसकी कल्टिवेशन 5 स्टार दो एम्पर के मिड स्टेज में पहुंच चुकी है। कहा जाता है कि अपने फादर को रिप्लेस करके सन फैमिली का हेड बनने वाला है। ये सुन के जियान अपनी आंखें नैरो करके बोलता है, सन शियांग। भले इस सन शियांग की स्ट्रेंथ 5 स्टार दूधी के मिड स्टेज पे हो, जियान का कॉन्फिडेंस कम नहीं हुआ होता। उसकी इंस्टिंक्ट्स बताती हैं कि जियान को उसके ऊपर जीत हासिल करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने वाली। जियान कहता है, लेकिन सन फैमिली के अंदर एक 8 स्टार दूधी पावर हाउस मौजूद है, इस वजह से मुझे भी केयरफुल रहने की जरूरत है। अभी जियान के बगल में चल रही म्यूइंग कहती है, अगर उस संशान ने दोबारा मुझे इस तरीके से देखा तो मैं उसकी आंखों को निकाल के गोटियां बना लूंगी। ये सुन के जियान के भी पसीने आ गए थे। लगता है इस मासूम सी लड़की को किसी भी चीज का डर नहीं है। वेल, जिस तरीके से संशान को हमारे सामने इंट्रोड्यूस किया गया है, लगता है इसका जियान से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ही होके रहेगा। चाहे जो भी हो, मैं तो उसमें मजा ही आने वाला है। हम पहुंच गए अपने एपिसोड के एंड में। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, जैसे फ्यूचर में भी आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लगातार आ सके। नेक्स्ट एपिसोड में हमें दिखाई देने वाले वो आइटम्स जो कि आपके दिमाग को एकदम हिला के रख देंगे। वैसे मैं इसे नॉर्मली माइंड ब्लोइंग आइटम्स बोल सकता था, खैर चलो कोई बात नहीं। सो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके रखना, जिससे मेरे दिल को भी थोड़ा सुकून मिले और मैं आपके लिए ऐसा ही लंबा वीडियो बना सकूं। आप चैनल की मेंबर
मेंबरशिप का पार्ट बन के मैं पर्सनली भी सपोर्ट कर सकते हो। चलो हमारा मिलना हुआ नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।